नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे मूल्यांकन और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में इवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। ठीक है, देखो क्या होता है जब बालक विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्य कर लेता है या जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, वहां पर अपने को मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? या यूं कह सकते हैं कि मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विधा है जिसके द्वारा अपन समस्त कार्य की अंतिम स्थिति की गुण अवगुण के आधार पर जानकारी मिलती है। या यूं कह सकते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा आपको किसी भी कार्य का अंतिम रिजल्ट नोट करना हो कि उसका अंतिम रिजल्ट कैसा रहा, उसका गुण रहा, अवगुण रहा, तो इसका अपन इवैल्यूएशन करते हैं, इसकी जानकारी अपने को मिलती है। तो इस विधा को ही बोला गया है मूल्यांकन। क्या बोला गया? मूल्यांकन। ठीक है, एक परिभाषा इसमें जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन किसी भी शक्ति तथा कमजोरी, किसी भी शक्ति या कमजोरी और उसकी कमियों और अच्छाइयों, उसकी कमियों और अच्छाइयों, ठीक है, उसकी कमियां ले सकते हैं, अच्छाइयां ले सकते हैं, का दर्पण है। ठीक है, मूल्यांकन जो है किसी की शक्ति, कमजोरी, उसकी कमी या अच्छाइयां, इनका क्या है? दर्पण है। तो ये जो परिभाषा बोली गई मार्स और विंगो, इसने बोली थी, मार्स एंड विंगो ने कही है। बहुत अच्छी परिभाषा है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि इससे हर चीज का अपन वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो इसके प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते। देखिए, भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन के पक्ष। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ ले कितने पक्ष है, तो आपको 3 प्रकार के पक्ष बताना है। कितने पक्ष बताना है? 3 पक्ष बताना है। कौन कौन से पक्ष है? तो इनको देखिए। सबसे पहला पक्ष आएगा आपका बोधात्मक पक्ष। बोधात्मक पक्ष। इस बोधात्मक पक्ष के अंदर अपन ज्ञान ले सकते हैं, अवबोध ले सकते हैं, अवबोध ले सकते हो आप, उपयोग ले सकते हो, विश्लेषण ले सकते हो, उपयोग विश्लेषण हो गया आपका, संश्लेषण हो गया, संश्लेषण है ना, संश्लेषण। ठीक है, तो ये आपके कौन से पक्ष हो गए? मूल्यांकन के बोधात्मक पक्ष हो गया, जिसमें ज्ञान, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण और संश्लेषण को शामिल किया। दूसरा पक्ष है आपका भावात्मक। कौन सा पक्ष है? भावात्मक पक्ष। इस भावात्मक पक्ष में जैसे ग्रहण करना हो गया, ग्रहण करना, प्रत्युत्तर देना, किसी का उल्टा जवाब देना, प्रत्युत्तर देना। ठीक है, मूल्यवान हो गया, इसमें क्या आ गया? मूल्यवान। लक्ष्य स्थापित करना हो गया, लक्ष्य स्थापित करना। ठीक है, तो ये आपके कौन से पक्ष आ गए? भावात्मक पक्ष आ गया। अब क्या हो गया? जो लास्ट वाला क्रियात्मक पक्ष, क्या है? क्रियात्मक पक्ष। इसका एक नाम और शारीरिक पक्ष भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शारीरिक पक्ष या
शारीरिक पक्ष। इसमें किन किन का समावेश होता है? तो बोध हो गया, प्रवृत्ति हो गया, बोध हो गया, प्रवृत्ति हो गया, रचनात्मक हो गया। ठीक है, तो ये आपके कौन से प्रकार है? क्रियात्मक या शारीरिक प्रकार के। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ ले कि मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? तो 3, बोधात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। या यूं भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का पक्ष नहीं है? तो आपको इन 3 को याद रखना है और अगला आपको टिक करना है। फिर देखिए दोस्तों, क्या होता है? हिंदी भाषा के अंतर्गत मूल्यांकन की कुछ विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक वो है आपका हिंदी भाषा में मूल्यांकन की प्रविधियां, मतलब कौन कौन सी विधियों का अपन यूज करें ताकि मूल्यांकन हो। तो 2 प्रकार की विधियां आएंगी इसमें। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की विधियों को इसमें शामिल किया गया। एक परिणात्मक प्रविधि, ठीक है, और दूसरी आएगी गुणात्मक प्रविधि। क्या आएगी? गुणात्मक प्रविधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो परिणात्मक प्रविधि होती है, इसमें जो पहला आएगा वो मौखिक आएगा। क्या आएगा? मौखिक रूप से भी आप छात्रों से कुछ न कुछ पूछ लो और उनसे मूल्यांकन कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें छात्रों की शब्द शक्ति हो गया, तार्किक शक्ति हो गया, तार्किक शक्ति। और भी लेते जैसे अपन भाषा का प्रवाह हो गया कि किस प्रकार से उसका प्रवाह है, तो भाषा प्रवाह इसमें ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, मतलब किस प्रकार से बोलता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? मौखिक पक्ष हो गया। इसके बाद दूसरा आएगा इसमें लिखित पक्ष। कौन सा आएगा? लिखित प्रकार आएगा आपका इसमें परिणात्मक प्रविधि में। लिखित प्रकार में आएगा आपका लिखित अभिव्यक्ति की किस प्रकार से वो लिखता है, क्योंकि बहुत सी बातें क्या लिख के भी अभिव्यक्ति की जाती है, लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति। इसके बाद लिखने की शैली, राइटिंग स्किल, लिखने की शैली। ठीक है, और लेते हैं अपन भाषा आदि का मूल्यांकन भी हो सकता है इसके द्वारा, तो इस लिखित के अंतर्गत ये आपको शामिल करना है। फिर क्या होता है? जो लिखित प्रविधि है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करेंगे मुख्यतः, एक निबंधात्मक और एक वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक परीक्षाएं इसमें शामिल हो जाएगी, और इधर आएगी आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। ठीक है, इन परीक्षाओं को आप इसमें शामिल कर सकते हो। फिर देखिए जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती है, इसमें आप 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी। दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न पूछ सकते हैं अपन। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, अति दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न इसमें आ सकते हैं आपके, तो लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे आपके। अब देखिए गुणात्मक प्रविधि। ठीक है, ये जो गुणात्मक प्रविधि होता है, विधि है, इसका प्रयोग कुल मिला के आंतरिक मूल्यांकन में किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, इसका प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गुणात्मक प्रविधि जो होती है मूल्यांकन की, इसका प्रयोग कहाँ होता है? आंतरिक मूल्यांकन में। ठीक है, इसके अंतर्गत एक तो संचयी लेख को शामिल किया गया है। संचयी
लेख। ठीक है, संचय लेख के बाद जांच सूची आ सकती है इसमें, जांच सूची। ठीक है, और इसमें रेटिंग स्केल ले सकते हैं अपन, रेटिंग स्केल, ये भी इसके अंतर्गत ही आएगी। और निरीक्षण भी इसके अंतर्गत आप शामिल कर सकते हो, निरीक्षण। ठीक है, तो गुणात्मक प्रविधि का प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन में होता है। तो संचय लेख, जांच सूची, रेटिंग स्केल और निरीक्षण का प्रयोग अपन आंतरिक मूल्यांकन में करते हैं दोस्तों। फिर देखिए इसमें आगे और अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। मतलब क्या होता है, जब अपन किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो आपने को इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मूल्यांकन होता है उसमें वैधता होनी चाहिए, मतलब वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का कुछ मूल्यांकन कर रहे, किसी का कुछ मूल्यांकन कर रहे हो। फिर उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता, मतलब किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं हो। फिर उसमें क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता। ये भी आपके अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। फिर उसमें व्यापकता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यापकता होनी चाहिए। फिर उस मूल्यांकन की क्या होना चाहिए? उपयोगिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयोगिता होना चाहिए। और फिर उसका क्या होना चाहिए? विभेदीकरण भी होना चाहिए। विभेदीकरण। तो कुल मिला के वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता, विभेदीकरण जो है, ये सब क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। फिर देखिए दोस्तों इसमें आगे मापन और मूल्यांकन में अंतर अपन पढ़ेंगे। मापन व मूल्यांकन में अंतर। देखिए दोस्तों, मापन और मूल्यांकन को पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों को कहें। ठीक है, अब इसमें देखिए मापन और मूल्यांकन। तो जो मापन के बारे में पहले पढ़ेंगे और इधर पढ़ेंगे फिर मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो मापन जो होता है ये एकांकी होता है। क्या होता है? एकांकी होता है। एकांकी का अर्थ है सिंगल वैल्यू, मतलब जो मापन चाहे किसी स्केल को मापना हो या किसी का भार मापना हो, किसी का आयतन मापना हो, तो इनकी सब इकाई वैल्यू आती है, यूनिट वैल्यू आती है, यूनिक आंसर आ सकता है। तो यूं कह सकते हैं अपन कि जो मापन होता है वो एकांकी होता है। ठीक है, इसके बाद मापन द्वारा योग्यता या गुण आप ले सकते हो। मापन के द्वारा योग्यता या गुण की मात्रा ज्ञात की जाती है, कि मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि मात्रा निकालना हो किसी की तो आपको क्या करना पड़ेगा? मापन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं अपन कि मापन के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। मूल्यांकन संभव नहीं है, यह अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो मापन होता है, मापन मात्र परिणात्मक होता है। क्या होता है? परिणात्मक। ये अपने को ध्यान में रखना है। पूछा गया प्रश्न कि मापन कैसा होता है, तो परिणात्मक होता है। ठीक है, ये अपने को इंपॉर्टेंट है। तो ये मापन की विशेषता थी। फिर मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है? तो देखो, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन वो बहुमुखी होता है। क्या होता है? बहुमुखी, मतलब विभिन्न प्रकार के तरीकों से आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। कोई अकेले पक्ष से अपन मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें मूल्यांकन में गुण व उपयोगिता की जांच की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है? जो मूल्यांकन होता है इसके लिए मापन आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए मापन
आवश्यक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर और क्या विशेषता है, यह जो होता है मूल्यांकन, ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर देखिए, जो मूल्यांकन होता है ये एक प्रकार की व्यापक प्रोसेस है। क्या है? मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, प्रक्रिया। तो ये आपके मूल्यांकन और मापन में अंतर हो गया है। फिर देखिए दोस्तों, और क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे इसमें। देखिए अगला टॉपिक, मूल्यांकन, मूल्यांकन बोल सकते हैं, है ना, मूल्यांकन के उपकरण, के उपकरणों या प्रविधियों का वर्गीकरण। मतलब मूल्यांकन की कितने प्रविधियां या कितने उपकरण है, तो आपको पता होना चाहिए 4। कितने बताएंगे आप? 4। ठीक है, इन चारों को आप समझेंगे अपन। सबसे पहला आएगा आपका उपकरण में परीक्षण प्रक्रिया है। क्या आएगा? परीक्षण प्रक्रिया है। परीक्षण प्रक्रिया में क्या आ जाता है? लिखित परीक्षा हो सकती है आपकी। क्या हो सकती है? लिखित परीक्षा। फिर आप मौखिक परीक्षा ले सकते हो इसमें। मौखिक परीक्षा हो गई आपकी, प्रयोगात्मक परीक्षा हो गई, प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है दोस्तों। फिर आप निष्पादन प्रक्रिया भी ले सकते हो, निष्पादन प्रक्रिया या परीक्षा। तो ये आपका जो मूल्यांकन है इसके उपकरणों में पहला प्रकार है आपका परीक्षण प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा आएगा आपका स्व आलेखन। स्व आलेखन प्रविधियां, स्व आलेखन प्रविधियों में प्रश्नावली आप ले सकते हो, आत्मकथा आप ले सकते हो, साक्षात्कार ले सकते हैं और व्यक्तिगत डायरी, व्यक्तिगत डायरी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए इसकी प्रविधियों में अगला तीसरा प्रकार निरीक्षणात्मक प्रविधियां। निरीक्षणात्मक प्रविधियां। निरीक्षणात्मक प्रविधियों में जो पहला प्रकार आएगा वृत्तांत आलेखन आएगा, वृत्तांत लेख या लेख। ठीक है। फिर जो दूसरा प्रकार आएगा वो आएगा आपका जांच सूची। क्या आएगा? जांच सूची। ठीक है, निरीक्षणात्मक प्रक्रिया है। फिर आएगा आपका इसमें निर्धारण सामग्री ले सकते हैं अपन, या निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी, ये निरीक्षण प्रविधियों के अंतर्गत है। और लास्ट में एक और आएगा समाज मिति विधि। समाज मिति विधि ये इसके अंतर्गत शामिल की गई है निरीक्षणात्मक प्रविधियों में। फिर देखिए जो चौथा प्रकार है इसमें आपके प्रक्षेपी मापक आएंगे। क्या आएंगे चौथे प्रकार में? प्रक्षेपी मापक। इसमें जो पहला प्रकार आएगा वो आपका आएगा साहचर्य परीक्षण। साहचर्य परीक्षण, इसके द्वारा अपन मापन कर सकते हैं। दूसरा आएगा आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। अगला जो आएगा आपका टीएटी टेस्ट हो गया आपका,
टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। और लास्ट जो आएगा चौथा, रोशा इंक या रोशा दब्बा टेस्ट, रोशा इंक टेस्ट। देखो दोस्तों, इनके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि लिखित परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार कितने हैं। लिखित परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार, ठीक है। तो जनरली 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। नंबर 1 आएगा आपका निबंधात्मक, क्या आएगा, निबंधात्मक प्रश्न। और क्या आ सकते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें शामिल कर सकते हैं अपन। और लेंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं। और लास्ट में आपका आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस प्रकार से आपसे पूछ ले कि लिखित परीक्षा में प्रश्नों के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार आप बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों इसमें और आगे और कौन सा टॉपिक है इसमें, आपसे पूछ ले कि उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां हैं, ठीक है। चारात्मक शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां। देखिए उपचारात्मक शिक्षण विधियों में, या इनको यूं भी बोल सकते हैं रेमेडियल टीचिंग, क्या बोल सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है, तो सबसे पहली आएगी आपकी सरल अभ्यास विधि, सरल अभ्यास विधि। फिर दूसरा आएगा इसमें विशिष्ट अभ्यास विधि, विशिष्ट अभ्यास। तीसरा आएगा इसमें व्याख्यात्मक अभ्यास, व्याख्यात्मक अभ्यास, ये भी आपका रेमेडियल में आएगा। फिर सामूहिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण इसमें आ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें कुछ गोष्ठियां, जो कॉन्फ्रेंस रहते हैं वो आ सकते हैं, गोष्ठियां। फिर आप समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन इसमें ले सकते हो, समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन। और लास्ट में है एक्स्ट्रा क्लासेस या अतिरिक्त शिक्षण, अतिरिक्त शिक्षण, ये इसमें आप शामिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत सरल अभ्यास, विशिष्ट अभ्यास, व्याख्यात्मक अभ्यास, सामूहिक शिक्षण, गोष्ठियां, कॉन्फ्रेंस, सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन और एक्स्ट्रा क्लासेस या अतिरिक्त शिक्षण की आपको व्यवस्था करना पड़ती है। और देखिए दोस्तों इसमें अगला टॉपिक है आपका पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता, मतलब आपको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो इनको अपन समझेंगे क्यों पड़ती है अपने को पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता। तो पहला आएगा, आपको अगर ज्ञानार्जन करना है आपको, तो ज्ञानार्जन के लिए आपको पाठ्य पुस्तकें होना आवश्यक है, ठीक है। फिर दूसरा क्यों आवश्यकता पड़ती है, शैक्षिक स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए। इसको अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शिक्षण सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा आएगा आपका स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए मतलब विद्यालय के अलावा आप घर पे भी या कहीं अन्यत्र भी आप पढ़े करो तो इनकी हेल्प ले सकते हैं। चौथा आएगा इसमें पथ प्रदर्शन के लिए,
पथ प्रदर्शन के लिए। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद चौथा है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि क्यों अपने को पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक और बढ़िया इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना काम आप कर सकते हो। फिर आपसे पूछ ले कि निम्न में से मल्टीमीडिया मटेरियल कौन से है, मल्टीमीडिया सामग्री कौन सी है। तो मल्टीमीडिया सामग्री देखिए आप कौन कौन सी मल्टीमीडिया मटेरियल, ठीक है, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो कौन कौन से मल्टीमीडिया मटेरियल, मतलब मल्टीमीडिया से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। तो सबसे पहले आप टीवी ले सकते हो, टीवी या टेलीविजन जिसको बोलते हैं, दूरदर्शन भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद सिनेमा आप ले सकते हो, सिनेमा या चलचित्र, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चलचित्र। फिर तीसरा इसमें आप ले सकते हैं रेडियो, क्या ले सकते हो, रेडियो। चौथा इसमें आएगा आपका लिंगवा फोन, क्या आएगा, लिंगवा फोन। फिर इसमें आपका ग्रामोफोन आ सकता है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। तो यह आपके इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं शिक्षण के लिए, अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पूछेगा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आपको इन पे टिक करना है, कौन सा नहीं है तो इन पे टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसमें और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया है, ये प्रश्न पूछा गया है जैसे शिक्षण की प्रक्रिया किसके समान है, किसके समान है। वहां ऑप्शन में दे देगा आपको त्रिभुज के समान, वर्ग के समान, आयत के समान या वृत्त के समान। ठीक है, तो आपको त्रिभुज के समान पर टिक करके आना है, क्योंकि जो शिक्षण की प्रक्रिया है त्रिभुज के समान है। किसके समान है, इस त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, इन तीन भुजाओं में एक एक भुजा पर कुछ न कुछ महत्व दर्शाया गया है। कि जो पहली भुजा होती है त्रिभुज की, ये पहली जो भुजा होती है वो शिक्षक की होती है। किसकी होती है, शिक्षक की भुजा मान लेंगे आप। फिर दूसरी जो भुजा होगी आपकी, ये शिक्षार्थी की भुजा हो जाएगी या विद्यार्थी, शिक्षार्थी या विद्यार्थी। और जो तीसरी और अंतिम भुजा जो है आपकी, ये आपकी क्या आ जाएगी, पाठ्यक्रम की आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मुख्य भुजा कौन सी इस त्रिभुज की, तो आपको मुख्य भुजा इन तीनों में से किसी एक पे टिक करना पड़ता है। तो जो शिक्षार्थी होता है उसको मुख्य भुजा माना गया है, मुख्य भुजा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि इस त्रिभुज की मुख्य भुजा पे कौन होता है, तो शिक्षार्थी आपको टिक करना है। ठीक है, फिर दोस्तों और देखिए इसमें लास्ट अंतिम टॉपिक आपसे पूछ ले कि शिक्षक अधिगम सामग्री कौन सी है। शिक्षक अधिगम सामग्री, शिक्षक अधिगम सामग्री के अंतर्गत एक तो ब्लैक बोर्ड आपका आ जाएगा, ठीक है, और आपका चलचित्र आ सकते हैं इसमें, अचल चित्र, सॉरी अचल चित्र, जो पोस्टर वगैरह होते हैं वो इसमें आ जाएंगे आपके। फिर आपके मानचित्र, इनके द्वारा भी शिक्षक समझाता है, मानचित्र हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चार्ट, इनके द्वारा भी आप समझा सकते हो। और लास्ट में आएगा वास्तविक पदार्थ। क्या आएगा, वास्तविक पदार्थ या वस्तु, मतलब जहां दर्शन वगैरह करवाना, कहीं भी आप घुमाने फिराने ले गए तो ये वास्तविक पदार्थों पे आएगा। तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के अंतर्गत आती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये टॉपिक भी पूरा हुआ। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।